मेहमानों के साथ साथ घर में रौनक भी बढ़ रही थी। ढोलक की थाप, बन्ना बन्नी के गानों से प्रीति के घर का आंगन गुलजार था। प्रीति की बुआ शकुंतला ढोलक की थाप दे रही थी। गीत गाती महिलाओं के स्वर जैसे ही मध्यम पड़ते वो जोर से बोलती है, जोर जोर से गाओ ताकि मोहल्ले वालों को भी पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दूल्हा मिल रहा है मेरी भतीजी को। जो पूरे मोहल्ले में उतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी की बेटी का ब्याह न हुआ है, आज आने दो इस घर के नए दामाद को। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए जमाने की बन्ना बन्नी के गीत गाओ। तभी प्रीति की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए बन्ना बन्नी के गीत गाना शुरू किया। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। सुबह सुबह पति चाय बनावे और हमें भी पिलाए। और कही, पी लो मेरी जान, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। जिसे सुनकर कोबर में बैठी प्रीति मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। लेकिन इन सब औरों के बीच उसके माता पिता को कुछ खटक रहा था। वो था प्रीति के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उसकी उदासी। प्रीति की माँ सावित्री ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन प्रीति ने हर बार बहाने बनाकर बात मुस्कुराकर टाल दिया था। सावित्री जब भी प्रीति से कहती, प्रीति तुझे अमन, प्रीति का होने वाला पति पसंद तो है ना, तो खुश तो है ना इस रिश्ते से, तब प्रीति कहती, यो कैसी बात पूछ रही हूँ माँ, आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शहरी प्रवेश मुंबई में पला बड़ा अमीर परिवार अमन देखने में 6 फीट लंबा, बेहद सुंदर, गौरवपूर्ण व आकर्षक व्यक्तित्व का था। अमन घर का ही बिजनेसमैन था, पिता के साथ सहयोग करता। इधर प्रीति के एक छोटे टाउन एरिया में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। सांवली सलोनी प्रीति को जब अमन के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। अमन से रिश्ता तय होते ही सभी आसपास जान पहचान वालों को प्रीति की किस्मत भाग्यशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात पे ताना मारा करते थे, वो भी आज कह देते, किस्मत हो तो प्रीति जैसी। प्रीति की बुआ जिन्होंने प्रीति का रिश्ता तय कराया था, खुद को किसी 30 मार खां की तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय कराने का वाहवाही लूटती। लेकिन प्रीति को अमन का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक अमन ने कभी भी अकेले में या फ़ोन पर प्रीति से बात करने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां प्रीति से पूछती थी, अच्छा बता जीजा जी से दिन में कितनी बार बात होती है, तो प्रीति बात को छिपाए हुए कहती, अरे वो व्यस्त रहते हैं, उनकी आदत ही नहीं ज़्यादा बोलने की, वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं फालतू की बकबक करने वाले। शाम को दरवाजे पर बारात आई। जिसने भी अमन को दूल्हे के रूप में देखा, देखते ही रह गया। तभी मेहमानों में मौजूद एक बुजुर्ग महिला जब जयमाला की स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने गई तो उसने एकाएक सबके सामने कह दिया, हाय, दूल्हा तो पलाश के फूलों से सुंदर है। जिसे सुन सभी हंसने लगे। कुछ को तो प्रीति की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते, ऐसा क्या देख लिया। और उसके घर वालों ने लड़की में जो कौवे हंस की जोड़ी बना दी। पूरी शादी के दौरान अमन ने सबसे अच्छे से बात की। उसकी सुंदरता, मुस्कुराहट व हंसमुख स्वभाव को देखकर सब बहुत खुश हुए। प्रीति की सहेलियां ने सजे कान में कहा, चल झूठी, तू तो कह रही थी कि जीजा जी कम बोलते हैं, तो फिर अभी ये कैसे बोल रहे हैं। यह सुनकर प्रीति मुस्कुराने लगी। बड़ी धूमधाम से प्रीति की शादी अमन से संपन्न हो गई। विदा होकर जब प्रीति अमन के साथ कार में बैठी तो अमन ने उसकी तरफ
पलट कर देखा तक नहीं और खिसक कर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिसे देखकर प्रीति के मन में अपने शादीशुदा जीवन को लेकर असीम डर और आशंकाएं भर गई। खैर, प्रीति विदा होकर अपने शहर के ही होटल में ठहरी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे की उनकी फ्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ प्रीति ने बुटीक का कोर्स भी कर रखा था। ससुराल में सास सुमन, ससुर सूर्यकांत जी व 2 शादीशुदा नंद निशा और सिया थी। प्रीति की एक जेठानी रुचि भी थी, जिनका शादी में आना नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ जी शादी में शामिल हुए थे। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम बहुत ही ज़्यादा था। ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी ननद निशा ने सिर्फ इतना ही कहा, भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंह फट है, इसलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर की पारिवारिक लड़की को घर की बहू बनाना चाहते थे। प्रीति अमन के बारे में सोच रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। वह बेड से उठ खड़ी हुई तो देखा अमर कमरे में दाखिल हुए। अमर को कमरे में देखती प्रीति की धड़कनें तेज सी हो गई। चेहरा शर्म से झुक रहा था। नजरें झुकाई कनखियों से प्रीति अमन की तरफ देख रही थी कि तभी अमन ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले, इतने भारी कपड़ों में कैसे नींद आएगी? जाओ जाकर कपड़े बदल लो, तुम भी थक गई होगी। प्रीति अमन को मुस्कुराता देखकर खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही थी। और कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। कपड़े बदलकर प्रीति जब बाहर आई तो देखा अमन सो चुका था और उसे भी अमन के चेहरे देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक उसके कानों में अमन की आवाज़ आई, प्रीति उठकर तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। प्रीति ने आंखें खोला तो देखा अमन का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस गंभीर बना हुआ है। अमन उसके लिए एक पहेली बन चुका था। जहां एक तरफ सास और नंदों का प्यार और अपनत्व देखकर खुश होती, तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। अचानक प्रीति का फ़ोन बजा। प्रीति ने पर्स से फ़ोन निकालकर देखा तो उसकी माँ का फ़ोन था। औपचारिक बातचीत के बाद प्रीति की माँ ने कहा, देख बिटिया, तेरी मायका के इज्जत का सवाल है, वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ख्याल रखना, कितने भले लोग हैं। बिना दान दहेज की खुद के खर्चे पर शादी की है, वरना हमारी इतनी औकात नहीं थी। अब तो बस तेरी बहनों को तेरे जैसे ससुराल वाले मिल जाए तो हम लोग गंगा नहा लें। अच्छा सुन, दामाद जी कैसे हैं? आसपास हो तो ज़रा उनसे भी बात कराना, हाल चाल पूछ लूँगी। प्रीति ने सामने बैठे अमन को देखा, जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। अमन की दिलचस्पी न देखकर प्रीति बहाना बनाती हुई अपनी माँ से कहा, वो अभी अच्छे हैं माँ, अभी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करा दूँगी। अच्छा चलो अब रखती हूँ। दिन भर मेहमानों के आने जाने के बाद रात में फिर अमन कमरे में आई तो प्रीति ने देखा कि अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार अमन ने बिना कुछ बोले प्रीति को सीधा अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन अब प्रीति का मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श से प्यार का एहसास होना चाहिए था उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। प्रीति को पता चल गया कि अमन की यह मुस्कुराहट शराब के नशे में है। शराब के नशे में चूर अमन ने प्रीति के साथ अपनी शारीरिक भूख को खत्म कर उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जीव बिस्तर में पड़ी प्रीति की आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चिड़ियों चीख सुनने वाला कोई नहीं था। शराब के नशे में जब अमन ने प्रीति से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी भटकने नहीं देता,
लेकिन मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मत ही देखो, तुम्हें मुझ जैसा सुंदर पति और मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। पूरी रात प्रीति की आंखों से नींद गायब रही। वह सोचती रही, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे अमन जैसा हमसफ़र मिला? अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से प्रीति नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी। अमन बेसुध सोया था। उसे देखकर प्रीति के मन में उसके प्रति अब प्रेम नहीं, घृणा ने जन्म ले लिया था। क्योंकि जिसे वो अब तक अपना पति परमेश्वर मान रही थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अपनी ही ख्यालों में खोई प्रीति दरवाजे की दस्तक से ख्यालों से बाहर आ गई और बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी सास थी। सुमन जी ने कहा, बहू चलो रसोई में, तुम्हें सब कुछ बताना भी है। आप अपनी जिम्मेदारी को संभालो, क्योंकि अब यह पति और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो मैं सब जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ, अपनी बहू रूपी इस प्यारी सी बेटी को देखकर। प्रीति ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई। शरीर पर पड़े नीले निशान को देखकर सुमन जी ने कहा, प्रीति दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्श पत्नी की यही निशानी होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर न जाए। प्रीति देखो बेटा, मैं तुम्हें एक सास ही नहीं, माँ की हैसियत से समझा रही हूँ, क्योंकि यह सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो ऐसे ही होते हैं। खैर चलो काम कर लो। और वह प्रीति को घर के सारे काम समझाकर रसोई से निकल गई। इधर दर्द से कहराती प्रीति अकेली ही रसोई में बैठकर अपना मुंह दबाते हुए रोने लगी, क्योंकि आज उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। तभी उसे उसकी सास ने आवाज़ दी, प्रीति जल्दी करो बेटा, सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करो, वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके प्रीति ने दे दिया। सभी ने नाश्ते की तारीफ की, लेकिन अमन बिना खाए, घर से बिना बताए बाहर चला गया। प्रीति अभी अमन के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा रसोई साफ कर लो, फिर मैं दोपहर का खाना बता देती हूँ कि क्या बनाना है। सच से अनजान प्रीति सोचने लगी, इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। प्रीति के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वह पूछे तो किससे? आखिर सारे प्रश्नों के उत्तर कौन दे? जब अमन को प्रीति पसंद ही नहीं थी तो अमन ने प्रीति से शादी क्यों की? आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़कियों की कोई कमी तो थी नहीं, जिससे चाहता उसे शादी कर देता। फिर मुझसे शादी क्यों की? प्रीति की सास और उसकी नंदें बहुत प्यार से बात करती। कोई भी उनके व्यवहार को देखकर सोचता, इतने अच्छे ऊंच विचार हैं इन लोगों के। लेकिन सास ननद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये प्यार नहीं, दिखावा है, जिसका सहारा लेकर लोग तुझे मूर्ख बनाते हैं। कहाँ तो प्रीति शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी, लेकिन शादी होते ही वो उलझन में उलझ कर रह गई। उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया, जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वह पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद कर पाएगी। लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी। अब अपने ससुराल में अपने पति के दिल में दुख सुख के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़नी थी। घर के काम करके प्रीति थक चुकी थी। मुंबई आने के एक सप्ताह तक यही सब चलता रहा। प्रीति की माँ का जब भी फोन आता वो उनसे हंस हंस कर बात करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसकी माँ पापा परेशान हो जाएंगे और लौटकर गई तो समाज में उसकी बदनामी होगी, वो अलग। इसलिए उसने चुप रहना और अपनी तकलीफ को छुपाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर उससे कहा, प्रीति एक कप चाय अधिक बनाना, अजय आया हुआ है।
जेठ जी का नाम सुनते ही उसे लगा शायद जेठानी भी उससे मिलने आई होगी। उसने सास से पूछा, माँ जी, लेकिन जेठ जी कब आए? क्या भाभी जी भी आई है साथ में? अजय तो कल रात में ही आ गया, लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब न मिलने पे वह सब कुछ समझ गई कि वह गलत थी। जेठ जी अकेले आए थे। उसको समझ में यह कुछ भी गोलमाल नहीं आ रहा था। वह सोचती है, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। क्या घर है? एक बेटा दिन भर घर में रहता है, एक बेटा तो आया, लेकिन जेठानी का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा है। अजय भी घर में साथ ही रहने लगा। तब प्रीति को समझने में देर न लगी। यह लोग कोई अमीर खानदान के नहीं, बल्कि दिखावे के अमीर हैं, कागजी शेर की तरह। एक दिन शाम को जोर जोर से गाली गलौज की आवाज़ आ रही थी। प्रीति ने झांक कर देखा तो लेनदार पैसा चुकाने की बात कर रहा था। पता चला अमन ने किसी बिजनेस की लाखों रुपए उधार लिए थे जो उसे चुकाने थे। हाथ पैर जोड़कर किसी तरह सुमन जी और अजय ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों की और मोहलत दे दो। तभी घर में उसकी जेठानी रुचि का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। अजय ने कहा, रुचि तुम इतनी जल्दी? तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना। तब रुचि ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो कि सारे सवाल यहीं पूछ लेंगे। पापा अब ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं। भैया भी इंडिया आ गए माँ पापा के साथ रहने के लिए। दरवाजे की ओर से झांकी प्रीति रुचि को देखकर देखते ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। जेठानी को देखते ही उसे लगा जैसे उसे अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो। वह झटपट से रसोई में पानी लेने गई उसको देने के लिए। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई कि तुम कौन हो? प्रीति ने पलट कर देखा तो रुचि थी। प्रीति सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें यह पता ही नहीं कि मेरी शादी इनके देवर से हो गई है। प्रीति ने आगे बढ़कर रुचि के पैर छुए। तब रुचि ने कहा, खुश रहो, माफ़ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी पीछे से अजय ने आकर कहा, यह अमन की पत्नी है। प्रीति, तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्सा और आक्रोश से भरी रुचि ने खुद को संयमित करते हुए कहा, क्या? लेकिन कब हुई शादी? और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अजय ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी सुमन जी ने कहा, क्यों बताते तुम्हें? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको। जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वह तो शुक्र है मेरे हीरे जैसे दामाद का जो उसने अमन का ब्याह करा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही न होने देती। अजय, लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना कि प्रीति से दूर रहे। खबरदार जो उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं उसकी परछाई भी प्रीति पर नहीं पड़ने देना चाहती। रुचि अवाक प्रीति को देखती रह गई। चुपचाप खड़ी प्रीति कुछ समझने में असमर्थ थी कि तभी उसकी सास सुमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर गई और उससे कहा, बहू अमन और यह शादी को लेकर कोई भी बात रुचि से साझा मत करना। ना ही उससे तुम्हें बात करने की ज़रूरत है। उसकी तो आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताने और लड़ने झगड़ने की, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो अपने मायके में थी। 3 महीने से ना शादी होना तो मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा है यह कि मायके में उसका बाप का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और शादी के 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक बांझ है। प्रीति चुपचाप कमरे में मूक दर्शक की भांति सब कुछ सुन रही थी। इधर अजय ने रुचि को कमरे में लाकर कहा, देखो रुचि, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम प्रीति से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करके अपने कमरे में आ जाओगी। तब रुचि ने कहा, लेकिन अजय, क्या प्रीति को अमन का सच पता है? क्या प्रीति की शादी अमन से सच बात करके हुई है या वैसे ही जैसे तुम्हारी और मेरी हुई थी, झूठ बोलकर? अजय ने गुस्से में कहा, क्या बताया गया क्या नहीं बताया तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात रुचि की आंखों से नींद गायब थी। न चाहते हुए भी बार बार उसके सामने प्रीति का मासूम चेहरा आ जाता। 2 दिन तक घर में शांति और चुप्पी छाई रही। रुचि और प्रीति एक दूसरे को देखते, साथ काम करते, लेकिन बात किसी ने भी नहीं किया। तीसरे दिन रात को
अचानक रुचि को प्रीति के कमरे से गाली और थप्पड़ की आवाज़ें आने लगी। प्रीति, प्लीज़ अमन, मुझे मत मारो की आवाज़ आ रही थी। रुचि भागकर अपने कमरे से निकलने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? यह उनका निजी मामला है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। रुचि ने गुस्से में अजय से कहा, अजय मेरा हाथ छोड़ो, वरना 2 साल पहले आई इस दरवाजे पर पुलिस आज एक बार फिर आएगी। और यह दर्द भरी चीखें उसे निजी मामला नहीं कहते, समझे? रुचि भागकर कमरे में गई जहां अमन पैरों से प्रीति को मार रहा था कि तभी रुचि ने अमन को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और झटके से प्रीति को उसे दूर कर दिया। नशे में चूर अमन को अपना होश ही नहीं था। वह बेड पर गिरा और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से कहराती प्रीति रुचि के गले लगकर फूट फूट कर रोई। रुचि ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। उसने कहा, प्रीति अब रोना बंद करो। तुमने क्यों की अमन से शादी? क्या तुम्हें इसका सच पता नहीं? अमन नशे का आदी है, जिस वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए और अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। इसलिए तो 38 साल की उम्र में भी अभी तक वो कुंवारा है। इतना सुनते ही प्रीति ने कहा, लेकिन हमें तो यह बात पता ही नहीं थी। हमें तो बताया गया कि यह बिजनेसमैन है और पढ़े लिखे हैं। तब रुचि ने कहा, नहीं प्रीति, अमन तो सिर्फ 10वीं पढ़ा है, वह भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ। वह कुछ नहीं करता सिवाय नशा और लड़कियों को परेशान करने के। उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फ़ायदा उठाकर न जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। अमर से 12 साल छोटी प्रीति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब आगे उसकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जेठानी एक दूसरे से बात करते गुजार दी। अगले दिन हॉल में बुलाकर रुचि को कटघरे में खड़ा किया गया। हॉल में उसकी ननद दिशा, नंदोई, अजय, अमन और उसके सास ससुर और प्रीति भी मौजूद थी। सब बारी बारी रुचि पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तभी रुचि और प्रीति ने एक साथ बोला, अगर आप सब लोगों ने बोल दिया हो तो अब हम बोलना शुरू करें। रुचि और प्रीति को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देखकर उसकी नंदोई का गुस्सा 7वें आसमान हो गया। उसने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत की हमारे सामने जुबान खोलो। तुम दोनों की बाप की औकात नहीं थी कि तुम दोनों को शादी करा दें और तुम दोनों हम लोगों की आंख दिखा रही हो। शट अप मिस्टर अखिल उर्फ आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपने आप पे आ गए तब आप हवालत की हवा खाएंगे, समझे? आपकी इसी बदतमीजी के कारण आपके छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया तो जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो रुचि भाभी मुझे बिगाड़ देगी। मुझे आपका एक एक सच खुद अमन ने नशे की हालत में बताया। मुझे पता चल चुका है कि आप अमन को ब्लैकमेल करके पैसे एड़ते हैं। आपने ही उसे नशे का आदी बनाया ताकि वो आपके इशारों पर नाचते रहे। भाभी को माँ जी की नज़रों में चोट कि उन्होंने अपने भाई को घर से गहने पैसे चुरा कर दिए जिससे उसका भाई विदेश जा सके। प्रीति के मुंह से सच सुनकर आज अखिल के कदम लड़खड़ाने लगे। वह अब अपनी सास जी की तरफ देखने लगा जो प्रीति की तरफ भावना शून्य होकर देख रही थी। आपने इस घर में फूट डालकर राज करके एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका यह तरीका हम देवरानी जेठानी पर काम नहीं करने वाला। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे अमन के नाम पे कर्ज लिए हैं वह सब की भरपाई भी आप ही करेंगे और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का कामकाज देखेंगे। आपको हम पे एहसान करने की ज़रूरत नहीं। अखिल ने कहा, मम्मी जी आप कुछ बोलेंगे नहीं कि आपकी छोटी बहू जो मुझसे बिना सिर पैर के इल्ज़ाम लगा रही हो अपनी जेठानी के बहकावे में आकर? मुझे अच्छे से पता है यह सब इस तेज़ तर्रार रुचि की साजिश है। तभी गुस्से में अजय ने कहा, खबरदार अखिल, जो मेरी पत्नी के खिलाफ शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वरना मैं तो कब का तुम्हें इस घर से लात मार कर भगा चुका होता। सही कहा प्रीति ने, तुम कल से ऑफिस नहीं जाओगे। माँ इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकले। लेकिन बेटी दामाद के प्यार में आंधी सुमन जी
कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने प्रीति से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि रुचि ने गहने नहीं चुराए और अखिल अमन को ब्लैकमेल करता है? तब प्रीति ने कहा, माँ जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग क्यों नहीं आए शादी में? अरे वो शादी तो सादगी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी, उसमें बाहर का कोई सदस्य या रिश्तेदार नहीं गया था। अच्छा तो फिर यह क्या है? प्रीति ने शादी की फोटो दिखाते हुए कहा। सुमन ने फोटो देखा तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नज़दीकी सब रिश्तेदार आए थे सिवाय सुमन जी के घर वालों के। अखिल की बहन ने सारे जुड़ाव पुश्तैनी सुमन जी के गहने पहन रखे थे, जिसका इल्ज़ाम रुचि पर लगा दिया गया था। प्रीति ने अमन से कहा, अमन आज आपने सच नहीं कहा तो पूरी ज़िंदगी इस दलदल में नहीं निकल पाएंगे। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई वह जीजा जी के कारण हुई। और नेहा अमन की प्रेमिका जो भी जीजा जी की होटल के रूम तक लेकर आई थी ताकि वो आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दे। और उन्होंने धीरे धीरे आपको वह बना दिया जो आप कभी थे ही नहीं। अमन आज खुद को बेशक बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसकी ननद निशा ने कहा, प्रीति तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? क्यों मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह करना चाहती हो? तब प्रीति ने कहा, दीदी आपने अपना मायका और हमारी ज़िंदगी खराब करते समय यह नहीं सोचा था आपने हम लोगों को किस बात का बदला लिया? अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर अपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? आपने हमसे किस बात का बदला लिया? क्या मैं यह जान सकती हूँ? माँ जी आप कुछ क्यों नहीं बोलती? नजरें झुकाए सुमन जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामाद और बेटियों के नाम कर दी है। सुमन जी की बात सुनकर प्रीति और रुचि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे इसलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। सास की बात सुनते रुचि और प्रीति के साथ साथ अजय और अमन के भी होश उड़ गए। तब अजय ने कहा, सारा बिजनेस दोनों दामाद के नाम कर दिया, ये क्या मतलब? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? अब तक नज़र झुकाए खड़ी सुमन जी ने गरजते स्वर में कहा, तो क्या मैं तुम दोनों शराबियों के नाम करती कि कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाओ? तुम्हारे बाप का तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, वह किसी काम के लायक नहीं, तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे दामाद का जिसने तुम लोगों की शादी करवा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए तैयारी नहीं था। और यह कल की आई प्रीति मेरे दामाद का अपमान करेगी। अब तुम देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो प्रीति अभी मेरे दामाद के पैरों पे गिरकर माफ़ी मांगेगी या आज से और अभी से तुम लोगों का इस घर और पैसों पर कोई हक नहीं, समझे? और प्रीति गहने चोरी नहीं हुए थे बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने रुचि इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन यह तो कुंडली मारकर इसी घर में है अब तक। सब कुछ इस चालाक और तेज तरह रुचि का काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते प्रीति के ससुर सूर्यकांत जी ने बोला, वाह सुमन क्या बात है, तू मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटे के साथ भी वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठ बोलकर दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी, मुझसे दूर किया और अब बेटों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार। भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ भी अपने बेटों के साथ ऐसा करती है? पहले मेरे बच्चों की नज़र में मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर किया और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो। यह मेरे जीते जी संभव नहीं होगा। मेरे बेटे बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे और ना ही मेरी बहू किसी से माफ़ी मांगेगी। सूर्यकांत जी को बोलता देखकर सब उनकी तरफ एकटक देखने लगे। बाबूजी लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए आपको दवा देकर सुला देता हूँ, आप आइए मेरे साथ कमरे में। अखिल ने सूर्यकांत जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ अखिल के हाथ से छुड़वाकर सूर्यकांत जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन काश इतनी चिंता तुम अपने माँ बाप की करते तो अपनी खराब नीयत मेरे घर से दूर रखते तो अच्छा होता।
लेकिन तुम तो पैसों की लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपनी माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकालना पड़े, क्योंकि यह घर आज भी मेरे नाम पर है। सुमन, तुम चाहे तो चली जा सकती हो इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? मैं तो यहीं रहूंगी और जो मर्जी होगी, जैसा मेरा मन होगा मैं वैसा करूंगी। अखिल निशा का हाथ पकड़कर घर से जाने लगे। रुचि ने उनको रोककर कहा, आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं, कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम भी रुचि नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने ही आते हैं। अखिल ने व्यंग में हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़कर तुम अपना पहले आज देखो। सोचो कि अब क्या करोगे और कैसे इस घर को फर्श से अर्श पर लाओगे। कहकर अखिल और दिशा वहाँ से चले गई। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि आगे क्या होगा और कैसे होगा, कैसे घर और घर के खर्चे चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। सब खामोश थे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुमन जी उठकर कमरे में चली गई। सूर्यकांत जी घर से बाहर चले गए। तब अजय ने कहा, रुचि अब क्या होगा, क्या करेंगे? तुमने सही कहा था, इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहनोई पर आंख बंद कर भरोसा किया, इसका नतीजा मुझे आज मिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब हम आगे क्या करेंगे। रुचि ने कहा, अजय जो होना था हो चुका, अब ना वह सुधर सकता है और ना ही हमारे हाथ में है कि अब हम उसे सुधार सकें। लेकिन अब हमें आगे का सोचना होगा। अजय और अमन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन रुचि और प्रीति दोनों पढ़ी लिखी थे, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू की और उन्हें 20 दिनों में नौकरी मिल गई। प्रीति ने बुटीक का काम भी धीरे धीरे शुरू किया। देखते ही देखते प्रीति के साथ रुचि के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अमन और अजय भी शामिल हुए। लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला तो वो था सुमन जी का व्यवहार। सूर्यकांत जी ने उसके बाद उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। अमन भी सिर्फ काम से काम रखते। एक दिन अचानक सुमन जी ने कहा वो अपनी बेटी दामाद के घर जा रही है, क्योंकि अब वहीं उनको अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाते देखते हुए किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। उधर प्रीति और अमन के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी थी। अमन को भी एहसास होने लगा था कि सिर्फ जिंदगी में सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी जीने के लिए एक सच्चे और समझदार जीवन साथी की जरूरत होती है। प्रीति के समर्पण ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे की लत में भी काबू पाना शुरू कर दिया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे आने लगी थी। रुचि ने 2 जुड़वा बेटियों को, प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया। आपने सम्मान की लड़ाई जो रुचि और प्रीति ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 12 साल के कठिन संघर्षों के बाद पूरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सफल व्यवसाय महिला और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज रुचि के जन्मदिन के दिन प्रीति उसके पास आई और उसे गले लगाकर, भाभी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि कैसे कहूँ, कि तभी कमरे में अजय ने प्रवेश किया, जो काफ़ी परेशान दिख रहे थे। अजय को परेशान देखकर रुचि और प्रीति खड़े हो गए। रुचि ने कहा, अजय क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? अजय ने घबराहट से कहा, अस्पताल से किसी अजनबी का फ़ोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती है, उनकी स्थिति गंभीर है। सोच रहा हूँ क्या करूँ। इसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी रुचि ने कहा, अजय कुछ भी हो वह तुम्हारी माँ है, इसलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचते पर पता चला कि सुमन जी आईसीयू में है। अजय को डॉक्टर से पता चला कि सुमन जी की हालत गंभीर है, लेकिन वह किससे पूछे कि उन्हें यहाँ कौन लेकर आए और उनको कैसे चोट लगी। माँ की हालत देखकर अजय अपना जज्बात रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा।
तब रुचि ने उन्हें संभालते हुए कहा, अजय हिम्मत से काम लो, माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चा कैसे भी हो, माँ उसे परेशान नहीं देख सकती, ठीक उसी प्रकार माँ को उसके बच्चे परेशान नहीं देख सकते। अजय और अमन को तो अपनी माँ जान में बसती थी, लेकिन जाहिर करना नहीं जानते। शायद यह कहावत सही है। तभी डॉक्टर ने आकर, देखिए पेशेंट की हालत खराब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा, आप लोग ब्लड देंगे। अजय, रुचि और सुमन जी का ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए अजय और रुचि ने उन्हें अपना खून दे दिया। अमन अपनी बहनोई को फ़ोन कर रहा था, लेकिन कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा था। उसने कार निकाली निशा के घर जाने के लिए और उसके घर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वापस लौटने के लिए कार के अंदर ही था कि उसे निशा के घर काम करने वाली बाई दिखी, जिसे अमर ने आवाज़ दी। अमन को देखते हुए तेज़ कदमों से चलने लगी। अमन ने भागकर उसे पकड़ा तो उसने पहले कुछ भी नहीं पता होने का इनकार कर दिया। फिर अमन ने जब उसे पुलिस के डर का दिखावा दिया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया था, आप मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात आपकी दीदी और जीजा जी में पैसों को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों को बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे। उनका पैसे को लेकर मामला इतना बढ़ गया, वो लोग एक दूसरे को मारने लगे। तभी आपकी माँ उठकर उन लोगों के बीच बचाव करने आए। दोनों लोग आपस में मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर जाकर पैसे लेकर आओ, तब हमारी साथ रह सकती है। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम्हें लेकर दे दिया, अब किस मुंह से इतने सालों के बाद जाऊंगी पैसे लेने, तब उन लोगों ने गुस्से में आपकी माँ को ही झटका मार दिया। वह दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई। उनका सर फट गया। नहीं, लेकिन किसी को भी उन पे दया नहीं आई, ना ही बेटी को और ना ही दामाद को। भैया, पिछले 4 सालों से इन लोगों को व्यापार में नुकसान होने लगा। तब से आपकी माँ को उनके बेटे और दामाद ने नज़रअंदाज कर दिया। रोज रोती थी, पछताती थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें अकेले में रोते देखा। कोई उनसे बात नहीं करता था। रोज अपने मरने की दुआ करती थी। जब चोट लगी तब मेरे मर्द ने उन्हें बेहोशी स्थिति में पहुंचाया और आप लोगों को फ़ोन किया। वह लोग तो अस्पताल लेकर जाने के लिए भी राजी नहीं थे। कहा, मरती है तो मर जाए, बुढ़िया, वैसे भी कौन सा काम आप करती है। अमन इतना सुनते ही रोने लगा। हॉस्पिटल आकर उसने सारी बात अजय को बताई। यह सुनकर हर कोई सोच रहा था कि पैसे के लिए कोई इतना गिर सकता है, कैसे। तब अमर ने कहा, भैया, मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उनकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगा। उसे पीछे से अमन के पापा सूर्यकांत जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी जज्बात, लेकिन कर्मों की सजा तो हर इंसान को यही सहनी पड़ती है। पहले अपनी माँ को ठीक करवाओ, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। 4 दिन बाद सुमन जी का होश आया। डॉक्टर ने बताया कि सुमन जी को होश में आ गया। यह खुशखबरी सुनते ही वह लोग भागकर कमरे में चले गए। लेकिन जब अमन, अजय, प्रीति और सूर्यकांत जी कमरे में पहुंचे तो सुमन जी खामोश थी। जब अजय ने डॉक्टर की तरफ देखा और फिर उन्होंने बताया कि सुमन जी की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है। वह खुद को भी नहीं पहचानती, वह कौन है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वह आप लोगों को भी नहीं पहचान रही है। सुमन जी का इलाज बहुत जगह करवाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुमन जी अब रुचि को माँ बुलाती, बच्चों की तरह खेलती, बच्चों के साथ खेलती, बच्चे जैसा हरकत करते उनकी जैसी हरकत करती। उन्हें देखकर उन पे दया आती, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। सूर्यकांत जी ने पुलिस शिकायत करने से दोनों बेटों को मना कर दिया, लेकिन कहते हैं बुरा का अंजाम बुरा ही होता है। प्रीति दीदी, उस दिन तो बात अधूरी रह गई थी, वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी को नई दिशा और जीवन के महत्व को समझाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर उस दिन आपने सब सच मुझे ना कहा होता, शायद मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो जाती और मैंने हार मानकर मौत को गले लगा लिया होता। तब रुचि ने कहा, प्रीति, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सब कुछ मैं अकेली कभी नहीं कर पाती। अगर तुम्हारी जैसी समझदार बहन मुझे न मिली होती तो। प्रीति ने कहा, यही तो बात है, आपको अपनी बड़ी बहन समझकर हर चीज़ के लिए परेशान करने वाली हूँ।
मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी मेरी ज़िंदगी पलाश के फूलों जैसी हो गई है, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है लेकिन इसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू नहीं है। तब आपने कहा था प्रीति, पलाश के फूलों की सुगंध भले ही ना हो लेकिन इसमें तो तमान और औषधीय गुण होते हैं, जिनको जानकर अगर सही तरीके से उनका प्रयोग किया जाए तो सभी कठिनाइयों से लड़ सकते हैं और बचा जा सकता है। बस तब तक हमें धैर्य से काम लेना होगा जब तक हमारी बीमारी ठीक न हो जाए। हम औरतों की ज़िंदगी किसी भी हाल में आसान नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। किसी को छोड़कर चले जाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि इससे हमारा जीवन आसान नहीं होने वाला। हम लौटकर मायके नहीं जा सकते, क्योंकि तब समाज हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी ताना सुनाता, हमारे साथ साथ उनकी कठिनाइयों को भी बढ़ाता। और ना ही हम अमीर बाप की बेटियां हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अमीर ज़रूर बन सकते हैं। और इस समाज में एक पूर्ण धारणा हो सकती है, अगर घर की औरतें एकजुट हो जाए तो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह सब कुछ संभाल सकती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी बनकर साथ में खुशी खुशी रहने लगी।